नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। हरियाणा के चुनाव नतीजों ने कांग्रेस को जो झटका दिया है उसका असर अब इंडिया गठबंधन पर दिखने लगा है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दलों ने हरियाणा के हार पर उसको खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव के मुखपत्र सामना में लिखा गया है, जीत को हार में कैसे बदलते हैं, ये कोई कांग्रेस से सीखे। शिवसेना ने महाराष्ट्र के चुनाव के मद्देनजर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के लिए दबाव का रास्ता चुन लिया है। एनसीपी शरद पवार गुट ने भी कांग्रेस के हार पर लानत भेजी है। कुछ ऐसा ही यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एसपी ने कांग्रेस को एक भी सीट न देने का फरमान जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कांग्रेस को अक्खड़ बताकर हैरान कर दिया। सबसे बड़े हैरानी वाला बयान तो जम्मू कश्मीर में जीते उमर अब्दुल्ला ने जाहिर किया। जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन में कांग्रेस को केवल एक सीट मिली है, इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत नाराज है। उधर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में दिए अपने भाषण में दो टूक कहा, कांग्रेस केवल सहयोगियों के दम पर ही वोट हासिल कर पाती है, अकेले लड़ने पर उसको अब जीत के लायक वोट भी नहीं मिलते। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको जातिवादी पार्टी कहकर मजाक उड़ाया। बड़ा सवाल यह है, हरियाणा में कांग्रेस की हार से क्या इंडिया गठबंधन को जो बढ़त मिली थी लोकसभा चुनाव के दौरान, क्या उसमें अब कमी आ गई या कमी आएगी? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड नहीं, ये देखिए, लोग एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, पर प्रो इनकम्बेंसी का किसी को नहीं पता। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। खड़गे ने कहा है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर की जनता ने जनादेश दिया है और हरियाणा के चुनाव अप्रत्याशित है। अब खड़गे साहब पता नहीं कहां से राजनीति शास्त्र पढ़कर आए हैं, इतने सीनियर लीडर हैं। जनता के फैसले को सिर माथे लगाना चाहिए, लोकतंत्र का यही तकाजा है। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव फैसले को वो स्वीकार नहीं करते क्योंकि कुछ जिलों में मतगणना प्रक्रिया ईवीएम कार्यप्रणाली के बारे में गंभीर मुद्दे हैं, और कहा है कि वह इस मामले को चुनाव आयोग में उठाएंगे। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। बहुत बढ़िया हुआ है। इससे ये साबित हो गया कि लोकसभा के इलेक्शन में जो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और आरक्षण का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सारे जो जितने झूठ थे वो सबके सब खुल गए। आज भाजपा की जो जीत हुई है उसने सब बता दिया कि ये लोकतंत्र की जीत है और ये संविधान की जीत है। तो जो पुराने बातें फैलाई गई थी, झूठ फैलाए गए थे कांग्रेस से और विपक्ष ने, वो सब के सब झूठ जो है वो खुलकर सब सामने आ गए। नामों को कैसे देखते हो? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता
तो नतीजे कुछ और ही होते। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा गठबंधन का कांग्रेस को ही होता। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। उनको ठीक नहीं लगा कि जिस सपा ने उनको लोकसभा में 17 सीटें दी, जबकि कांग्रेस की 2022 विधानसभा में मात्र 2 सीटें थी, या फिर आम आदमी पार्टी ने जिन्होंने 3 सीटें दिल्ली में दी, जब कांग्रेस की 10 साल से दिल्ली में भी विधानसभा में कोई सीट नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस को उचित नहीं लगा कि अपने ऐसे अलायंस पार्टनर्स को वो साथ लेकर चले। हमारा स्टैंड यही है कि इंडिया गठबंधन ने जम्मू और कश्मीर में अच्छा काम किया है और सरकार बनने वाली है, और हरियाणा में कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़ी है। वहाँ पे जो बाकी गठबंधन थे वो बन नहीं पाए थे और उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, हम देख रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, इतने इनकमिंग हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, जिन्हें सबने राइट ऑफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। उनके लिए बधाई का विषय है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहीं कहाँ कमियां रह गई, वो आई एम श्योर उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और कोर्स करेक्शन होगा। हार हुई है सर, हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस हारी है, आपने सामना के संपादकीय में भी लिखा है, हार का मतलब हार किस वजह है? बात ऐसी है, हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो गया। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 है, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190 50-50 नहीं 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने एक ऐसी मर्दानगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है वहां कांग्रेस उनके साथ और भी हो गया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ जो है वोट आए हैं, उसको लेकर इंडिया गठबंधन में लगातार बयानबाजी हो रही है। कोई सहयोगी कुछ कह रहा है। महाराष्ट्र में खास तौर से उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है अपने सामना में जो लेख लिख रही है उसमें कह रही है जीत को हार में कैसे बदलते हैं, ये कोई कांग्रेस से सीखे। और जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे इसलिए नाराज हैं कि कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने को तैयार नहीं है चुनाव से पहले। तो कहीं ना कहीं नैरेटिव को इस तरह से पेश कर दी जाए कि कांग्रेस दबाव में आए, इसका फायदा सभी उठा रहे हैं। और यही हाल कुछ यूपी में है, जहां 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। वहां समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। तो जो नैरेटिव लोकसभा चुनाव के दौरान बन गया था बीजेपी के खिलाफ, और राहुल गांधी लगातार जोश में आकर जो बयान दे रहे थे संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, दलित आरक्षण, अब क्या उस पर कुछ लगाम लगेगी? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही कश्मीर की राजनीति में उमर अब्दुल्ला का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। उमर अब्दुल्ला ने आज बहुत सारी बातें कही हैं जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, जो उमर अब्दुल्ला ने कहा, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी है, नेता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। एडवोकेट मुजम्मिल शाह जी है, नेता कांग्रेस के कश्मीर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मत्स्येंद्र प्रभाकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मसरत अहमद मलिक है, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा चुनाव खत्म होते ही महाराष्ट्र में जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। आज जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को घेरा और यह कहा कि कांग्रेस जब अकेले लड़ती है तो चुनाव जीत नहीं पाती, उसकी नीतियां जो हैं वो बांटने वाली हैं और अब समाज बंटने वाला नहीं है। क्या कहना चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की क्या रणनीति है? देखिए, संदेश साफ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कोई भी बातें गुपचुप और इस प्रकार से नहीं होती हैं कि जिसको सामान्य जन जिसको समझ न सके।
तो वो तो मैसेज एकदम से क्लियर था। रही बात रणनीति की, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आम चुनाव के बाद, ध्यान रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, जिस प्रकार से आम चुनावों के बाद इनका एरोगेंस बढ़ा था, जिस प्रकार की ये बातें करते थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र की जो बेसिक होती है कि सदन में जिसके मत होते हैं उसी की सरकार बनती है, जिसके मत ज्यादा होते हैं उसी दल का नेता जो है सरकार बनाता है। लेकिन आप देखिए 4 जून के बाद से क्या स्थितियां उत्पन्न हुई, किस प्रकार के अपराधों में वृद्धि आई, खास करके अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें। और प्लस इनके जो वक्तव्य होते थे, इनके जो, अब अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो इनका जो एरोगेंस था वो इनकी इस दशा का ही कारण था। आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर भ्रामक बातें और भ्रामक प्रचार करेंगे जो कि जनता अपनी शक्ति की कसौटी पर नहीं परख सकती, तो यही दशा देखने को मिलेगी। ऊपर से आपके इंटरनल आंतरिक जो कला है वो भी बाहर आ गए। वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एक महिला को लेकर के किस प्रकार से अभद्रता की गई और उसके बाद की जो बातें सामने आई। आजकल वो अखबारों का जमाना नहीं है कि अगले दिन ही खबर मिलेगी, आज तो तुरंत होता है, तुरंत जमाने भर में फैल जाता है। तो ये उसी के कारण है। इनको अपने आप को समय के हिसाब से बदलना होगा और अपने कार्यकर्ताओं को देखना होगा। बहरहाल मैं इस पे क्यों चर्चा करूं कि इनके कार्यकर्ताओं का क्या काम है। आपने प्रश्न पूछा कि मैसेज कैसा था, तो हुजूर मैसेज एकदम साफ था और इनकी हार का कारण इनका एरोगेंस है। अब जब भी कोई राजनीतिक दल कोई चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो एक रणनीति बनाता है, रणनीति को अमल में लाता है, अमल में लाने के बाद जब सफलता मिलती है तो उसका जोश 10 गुना बढ़ जाता है। तो आने वाले चुनाव महाराष्ट्र में है और झारखंड में है, हम एकदम फुल टू जोश में है और अपने कार्यकर्ताओं में जोश है। हम जो है जो रणनीति हमने बनाई थी उसको हम अन्य राज्यों में भी इम्प्लीमेंट करेंगे और वहां पे भी हम अपनी जीत की कामना के साथ और पूरी तन्मयता के साथ हम काम में लगेंगे। ठीक है प्रदीप जी, दोबारा आता हूं आपके पास। एडवोकेट मुजम्मिल शाह जी, नेता कांग्रेस के। मुजम्मिल शाह जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के नतीजे आए, हरियाणा में तो कांग्रेस झटका लगा, जम्मू कश्मीर में भी जो है वो भी कहा जा रहा है कांग्रेस जीती नहीं है। जम्मू में आपको केवल 1 सीट मिली है और घाटी में जो जहां पर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट से थे वहां पर जरूर आप 5-6 सीटें शायद आप जीत पाए हैं। इसको लेकर उमर अब्दुल्ला साहब भी लगातार जो है वो खुश नहीं है, वो भी बयानबाजी कर रहे हैं। तो जम्मू में इतना बुरा हाल कैसे हो गया जबकि आप कह रहे थे कि बहुत अच्छे लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग? देखिए, पहले एक बात मैं आपसे क्लियर करता हूं। यहाँ पे जो भी हमने गठबंधन किया था एनसी के साथ, सीट शेयरिंग जैसे हुई थी हमने उस पे एक्सेप्ट किया था। एनसी ने जो भी मांगे की थी हमने वो सीटें उनको दी थी। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं जीता। अगर आप अनंतनाग मतलब कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर डिवीजन में जहां जहां हम लड़े उसमें से केवल हम 2 सीटों पे ही हारे हैं। तो रही बात जम्मू की, जम्मू में अगर आप देखेंगे मेरे हिसाब से आप उसको रिगिंग कहेंगे या कुछ और कहेंगे वो मैं बता नहीं सकता इस वक्त क्लियरली, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई। मुजम्मिल शाह साहब, जम्मू में रिगिंग की तब बीजेपी जीती और फिर घाटी में क्यों नहीं की? वहां भी जीत लेते, फिर सरकार बना लेते अपनी। उसका हाँ उसका भी जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए, घाटी और जम्मू में डिफरेंस है। जम्मू में अगर वो उन्होंने रिगिंग की, उनको मालूम था वहां पे हमें मिलेगी मेजॉरिटी, बहुमत मिलेगी हमें, उसके लिए उन्होंने वहां पे रिगिंग की हर किसी जगह पे। रही बात अभी वादी की, कश्मीर की बात रही, कश्मीर में ये लोग किसके लिए करते, उनको तो मालूम ही थी कि हमारी जमानत जब्त होने वाली है और वो तो हुई। अगर ये उनको जिताने की कोशिश करते तो ये सीधी पता चल जाता, मैसेज सीधा चला जाता कि ये लोग टेम्पर करते हैं, मशीन के साथ करते हैं, ईवीएम के साथ टेम्पर करते हैं। वो तो सीधी सी बात सामने आ जाती। मुजम्मिल शाह जी, फिर वो आप अपने सवाल में फंस गए। फिर जम्मू में 43 सीटें थी, 40 जीत लेते, सरकारें बन जाती, 5-6 सीटें तो अपने उनको मनोनीत करके सरकार बना लेते। देखिए, वही मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, इनको जहां पे लग रहा है कि हमारा कैंडिडेट स्ट्रांग है, वो कंटेस्ट कर सकता है, हम उधर पे जीत सकते हैं, न कि जीतने और मतलब इसमें रखना, दोहराए रखना कि हम जीत सकते हैं, उसमें फर्क है। ये वहीं पे काम करते हैं जहां पे इनको लगता है कि यहाँ पे वोटिंग होगी, हमारे फेवर में भी वोटिंग होगी, बाकी सब पार्टीज के फेवर में भी वोटिंग होगी। अगर क्लोज कंटेस्ट उधर पे होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप वहां की सीटें, जम्मू की ही सीटें ले लीजिए, जम्मू की सीटें हमारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स उधर पे खड़े थे, रमन भल्ला जी खड़े थे, ताराचंद जी खड़े थे, लाल सिंह खड़े थे।
अगर आप देखेंगे वहां पे अगर प्रॉब्लम हुई तो कहाँ पे हुई, कम से कम 4 से 5 सीटें जो थी हमारी वहां से क्लियर थी, हम लोग जीत रहे थे अपने हिसाब से। लेकिन ये कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, ये आप हरियाणा के नतीजों से ही देख सकते हैं। हरियाणा के ट्रेंड्स, अर्ली ट्रेंड्स हमें दिखा रहे थे, 73-74 पे हमें दिखा रहे थे लीडिंग। अगर उसमें से आप करेंगे भी कितना नीचे जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे, 73 और 13 में कितना डिफरेंस है, 60 सीटों का डिफरेंस है। तो हुआ कहाँ पे, गलती कहाँ पे हुई और कैसे हुई। अभी आप ये बताएंगे मेरे को कि बीजेपी ने ये सभी क्यों किया। बीजेपी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए किया, क्योंकि बीजेपी की सेंटर जो है वो हरियाणा पे टिकी हुई थी। अगर हरियाणा भी वो लोग हार जाते, उसके बाद महाराष्ट्र स्ट्रेट अवे वो लोग तो हारने वाले हैं, वो तो मैं आपको अभी गारंटी देता हूं वो लोग हारने वाले, अगर ये लोग चोरी नहीं करेंगे तो। हरियाणा में अगर इन्होंने ऐसा किया है तो ये कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पे कर सकते हैं। आपको क्यों लग रहा है कि हरियाणा में ऐसा किया है, जबकि ऐसे कोई बात सामने आई नहीं है? केवल बयान, आरोप, आप लोग कोई सबूत तो दे नहीं रहे हैं, केवल आरोप लगा रहे हैं बस। कोई सबूत है कोई कहीं का? नहीं, देखिए, अगर वहां पे बातें उठी है, यहाँ पे भी मैं आपको एक बात बताता हूं मेरे को कब डाउट हुआ। पहले से जब भी काउंटिंग हो रही थी 8 राउंड की हमारे, मैं अपनी सीट की, यहाँ पे अनंतनाग सीट की बात करता हूँ, जब भी हम देख रहे थे 8 राउंड्स थे उसमें, 8 राउंड्स मतलब खत्म हो जाते तो डिक्लेयर हो जाते, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते। अचानक से क्या हुआ, जब ये 8वां राउंड चल रहा है, 8वें राउंड के बाद उधर पे 9वां राउंड शुरू हुआ, तो ये 9वां राउंड कहाँ से आया, हम भी परेशान हुए। तो अचानक से सभी जगह पे हम देख रहे हैं एक राउंड बढ़ गया, तो वो एक राउंड कहां से आया ये समझ में हमें नहीं आया, अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कहां से आया। अभी तो ये छोड़ दीजिए, हम लोगों ने तो जीत ली, इसीलिए हम सोच रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल पूछूंगा कि एक राउंड अगर आया तो ये कहां से आया। अगर पहले अगर आप देखेंगे सवेरे 8 बजे से लेके करीबन 12-1 बजे तक वो दिखा रहे हैं 8 राउंड, 8 में से 8वां राउंड चल रहा है, अचानक से 9वां राउंड शुरू हो गया, तो ये समझ में नहीं आया कि कहां से आया। और ये खाली अनंतनाग के लिए नहीं हुआ, बाकी सभी सीटों के लिए भी हुआ, एक राउंड अचानक से बढ़ गया बीच में, किसी सीट पे ये हुआ है, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन अभी तक गैदरिंग हुई है। तो उसी के हिसाब से हरियाणा का मैं अगर आपको कहूंगा, हरियाणा में कुछ ना कुछ तो घोटाला हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ। मैं आपको लिख के देता हूं, देर सवेर ये बात निकल के आएगी सामने और आके रहेगी। ठीक है, मत्स्येंद्र प्रभाकर जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, जम्मू रीजन में जो हारे हैं तो रिगिंग की गई, हरियाणा में हारे तो रिगिंग की गई, लेकिन घाटी कश्मीर में जीते हैं तो वहां पर सही तरीके से, ये जो नैरेटिव है, इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई सबूत तो है नहीं। आपको लगता है कि ये जनता को समझ में आएगा ये सब बातें? मैं स्पष्ट तौर पर एक बात कहता हूं, और आप सब इस बात को जानते हैं कि असत्य बोलने के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्य बोलने के लिए आपको सबूत पेश करने होते हैं, सत्य को साबित करने के लिए भी सबूत की आवश्यकता होती है। और झूठ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और झूठ बड़ी तेजी के साथ फैलता है। यही झूठ, यही वो जो है प्रतिपक्षी दलों का नैरेटिव बन गया है। ये इसी के आधार पर झूठ फैला करके, भ्रमजाल करके, देश को गुमराह करके, भ्रमित करके जीतना चाहते हैं, सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता ने वास्तविक रूप से अपने हितों को समझ लिया है, अपने हितैषियों को समझ लिया है, और उसी आधार पर वह मतदान करने लगी है। मैं किसी राजनीतिक दल को इसका श्रेय नहीं देना चाहता, ये जनता की समझ है, और जनता अब बेहतर ढंग से समझ रही है। जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। राजनीतिक दल जिनके पास जो अनुभव या जिनके पास जमीन वास्तव में है नहीं, जो जीरो ग्राउंड जिसको आप कहते हैं पत्रकारिता भाषा में, उस पर काम नहीं करते, जो बूथ लेवल पर काम नहीं करते, जो घर घर जाते नहीं है, जो गांव में जाते नहीं है, जिन्होंने देखा नहीं है, उन लोगों की ये स्थिति होती है जो जनमत को पहचानते नहीं। सही बात यह है। और केवल क्लबों में, रेस्टोरेंट में, होटलों में बैठ करके, एसी रूमों में बैठ करके जो नीतियां बनाते हैं, उन लोगों की इसी प्रकार की धारणाएं होती हैं। लेकिन अब देश की जनता ने समझ लिया है कि एसी रूमों में बैठ करके उन्हें नहीं चलाया जा सकता, उन्हें नहीं
जा सकता है। जो देश में जनता के हित में सही काम करेगा, जनता उनको पहचानने लगी है। मसरेन जी, और उसी ये को सवाल उठ रहा बार-बार बार बार लोकसभा चुनाव के बाद, ये नैरेटिव बना था इंडिया गठबंधन में कि बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार जो है उसकी वजह से लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। ये तीनों जो नैरेटिव थे, हरियाणा चुनाव ने ये तीनों नैरेटिव एक तरह से आपको लगता है कि ध्वस्त कर दिए हैं, खत्म कर दिए, या फिर अभी बने हुए हैं ये? नवीन जी केवल हरियाणा चुनाव की बात क्यों करते हैं? सही बात तो यह है कि ये पूरी तरह से साबित हुआ है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 1947 की स्थिति को मैं नहीं कहता, पहले चुनाव से आप लीजिए 1952 से आज तक कभी मत का प्रतिशत 15-20% अधिकतम रहा है। और लोकतंत्र की तो सही स्थापना वहां जम्मू कश्मीर में हुई। संविधान पहली दफा पूरी तौर पर संविधान, भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। आप इस बात को कहां इग्नोर कर सकते हैं, कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? और इसकी बिना पर किसी कथन के, किसी आरोप के आधार पर कोई बात कही नहीं जा सकती है। चर्चा भले हम लोग करते रहें, लेकिन चर्चा का कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, इसलिए कि हम अपने मन से, अपने मत से कोई बात कहते हैं, पर जनता तो अनेक होती है, उसके लाखों आंख कान नाक है, और उसके हिसाब से उसकी धारणाएं बनती हैं। और जब वो करता है तो हम केवल टीवी पर, चैनलों पर बैठ करके मत को बदल नहीं सकते, किसी की धारणा को नहीं बदल सकते। ठीक है, हमारे साथ मसरत अहमद मलिक साहब भी है, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मसरत साहब, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आज आया है और केंद्र के साथ उन्होंने बड़ा सहयोगात्मक रुख दिखाया है, जो बयानबाजी कल तक चल रही थी उस पर एक तरह से उन्होंने वो तलखी कम करने की कोशिश की है, लेकिन मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। ये एक समीकरण को समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है? देखिए, अब अगर मुबारकबाद ट्वीट पे उमर साहब देते हैं तो वो मुबारकबाद देते हैं तो वो डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की जीत हुई है जम्मू कश्मीर की, उसकी मुबारकबाद दी है। अब उनके टेक्स्ट को आप किस लिहाज से लेते हैं या वो बीजेपी किस लिहाज से लेती है, वो अलग बात है। क्योंकि उन्होंने जो टेक्स्ट किया है या ट्वीट किया है मुबारकबाद लोगों को, वो बीजेपी को मुबारकबाद नहीं दी बल्कि जम्मू कश्मीर की हर जनता को मुबारकबाद दी है। अब वो ट्वीट को जो गलत तरीके से लेते, ये गलत बात है। हम पहले दिन से कहते थे कि हम जम्मू कश्मीर के उन ताकतों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं जिन ताकतों ने जम्मू कश्मीर के फिरका परस्त और जम्मू कश्मीर के फूल के गुलदस्ते को तबाह और बर्बाद किया था। और इस फूल के गुलदस्ते को यहाँ तबाह और बर्बाद करके पूरे देश के अंदर सियासी रोटियां फेंकी थी। और आपके चैनल के माध्यम से, नेशनल मीडिया पे आप जो है आपके चैनल के माध्यम से वो लोगों को दिखाते थे, हमने जम्मू कश्मीर में जी 370 तोड़ा, हमने जम्मू कश्मीर में 35 से तोड़ा, हमने जम्मू कश्मीर में ये किया। अगर जम्मू कश्मीर उनके करने से खुश होती तो भाजपा को लखनपुर पार नहीं कराती इस इलेक्शन में। इस तरीके से आप बाकी वाकिफ है, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो भाजपा से तंग आ चुकी थी। और वो जो मंदिर, मस्जिद, जात पात, ऊंच नीच पे जो सियासत करती थी, उन सियासतदानों के खिलाफ वोट करके जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया अलायंस को जम्मू कश्मीर में जिताया है। तो मसर्रत साहब जो है, तो कांग्रेस की गलती कहाँ मानते? कांग्रेस भी तो यही लड़ाई लड़ रही थी। देखिए मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कांग्रेस पे बयानबाजी की है कि हम उनके प्रदर्शन से खुश नहीं है, बहुत निराश किया, ये कहा गया, इसका क्या कारण है? देखिए, माफ कीजिएगा, आप वो लोग हमारे ट्वीट को गलत लेते होंगे, लेकिन हमें जाती तौर पे इंडिया अलायंस के खिलाफ अभी तक न बोला है न बोलेंगे। हम इंडिया अलायंस से हिस्सा है, अलायंस में हमने इलेक्शन लड़ा है। हाँ, अलायंस जो हमारे अलायंस के पार्टनर है नेशनल, ये कांग्रेस है, उनकी बेशक कुछ सीटें कम आई है, लेकिन हम उनकी पार्टी नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। हम इस सोच से जुड़े हैं। वो ये आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके जो नेता बोल रहे हैं उस पर पूछ रहा हूं मैं। जो आपके जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब ने तो चुनाव के बीच में ही बोल दिया था कांग्रेस के प्रदर्शन से हम खुश नहीं, और रिजल्ट के बाद तो फारूक अब्दुल्ला साहब का पहला बयान ही कांग्रेस के खिलाफ था। उस पर जो पूछ रहे हैं कि वो आखिरकार क्यों नाराज हैं आप लोग? बिल्कुल, देखिए आप उस ट्वीट को सुनते हैं, आप
आप जो फेक तरीके से जो फैलाया जाता है उसको सुनते हैं, लेकिन इस बात को नहीं सुनते। आज जो कांग्रेस के जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है जो करा साहब, वो जो है मुबारकबाद देने गए जो उनके रेजिडेंस पे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के, उमर साहब के रेजिडेंस पे गए। इस बात को नहीं आप मीडिया पे बोल सकते। इस बात पे जो हमारी जो दूसरी पार्टियां वो इस बात पे नहीं बोल कर फरवा सकती है, लेकिन वो ट्वीट को गलत तरीके से नेशनल मीडिया पे बयान करती है और लोगों के सामने गलत मैसेज। हम तो ये कह रहे हैं कि बोलने की जरूरत ही क्या थी जब चुनाव खत्म हो चुके थे। मसर्रत साहब, जब चुनाव खत्म हो चुके थे, वोटिंग हो चुकी थी, रिजल्ट आ चुके थे, तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो ये तो जो आया ठीक आया। हम तो ये कह रहे हैं, बल्कि आपसे और ज्यादा कह रहे हैं कि आप बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई। जी देखिए, हम थोड़ी बोल रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के साथ है ना। आपके नेता बोल रहे हैं, फारूक साहब का बयान है, अब उससे बड़ा कोई नेता है क्या एनसी में? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब हमारी पार्टी के जो है सुप्रीम है और प्रेसिडेंट है, वो तो हमसे बड़े, हम किसी उनसे बड़े कोई नहीं है, ना हम किसी को मानते हैं। वो जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े हैं, बल्कि पूरे देश के अंदर उनको जाना जाता है। वो कहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा ना, उनके लबों से हमने नहीं कहा। हाँ, बेशक आपने भाजपा के कुछ लीडरों से मुंह से ऐसा सुना होगा उनके खिलाफ बोलते हुए, बाकी उनके मुंह से ऐसे नहीं। वो अलायंस के साथ है और आज भी उनकी मीटिंग हुई है, उनके रेजिडेंस पे जो प्रेसिडेंट जो है हमिद करा साहब जो है उनके आए हैं। इस बात को तो ये तो गवाही दे सकते हैं ना। मसर्रत जी, जब आप चैनल पे आते हैं तो खबर देख के आया करिए। तथ्य जो है हमने अपने चैनल पर बयान चलाए हैं, कल भी चलाया, आज भी चलाया है। ठीक है, ठीक है, आप लोग अपना 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 विचार आपका अपना है, लेकिन टेलीविजन पे आप अपनी पार्टी का जो है वो पक्ष रख रहे हैं, तो वहां पर जो तथ्य है उससे इनकार नहीं कर सकता कोई। तो देखिए हम वही, मैं आपके सवाल का वही जवाब देता हूँ। बाकी किसने क्या किसी लबों से कहा होगा, मैं वो अल्फाज अपने लबों से थोड़ी ना वो अल्फाज अब कोई किस तरीके से बोलता है, कोई किस तरीके से बोलता है, आपको किसी स्पोक्स पर्सन ने किस तरीके से बोला वो मैं नहीं कह सकता। बल्कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आइडियोलॉजी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो अलायंस किया, इंडिया अलायंस के खिलाफ साथ है, वो मैं कह सकता हूँ। और जो जिस तरीके से आज हमने देखा जो है प्रेसिडेंट साहब जो है रेजिडेंसी पे आए, हमारे डॉक्टर साहब से मिले, तो हम यकीनन ये कह सकते हैं कि अलायंस फ्रूटफुल है। बाकी उनकी सीटें कम आई है, उस पर किसने क्या कहा है वो अलग बात है। बल्कि हम जो जम्मू कश्मीर की लड़ाई के लिए, जम्मू कश्मीर की बहबूद के लिए एक्शन लड़ रहे थे, जम्मू कश्मीर की शनाख्त को पहचान, जम्मू कश्मीर की पहचान, जम्मू कश्मीर की शनाख्त को बचाने के लिए, उसको वापस लाने की लड़ाई थे, हम उसमें जीते हुए हैं और हमने उन फिरका परस्त लोगों को नस्लकूट पार कराया है। तो जो आपकी सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पोस्ट मिलने वाला है कि नहीं? देखिए डिप्टी सीएम ना मैं यहाँ बनाऊंगा ना आप चैनल पे बनाएंगे। डिप्टी सीएम बनाएंगे वो कोर कमेटी बैठेगी, वो कांग्रेस की कोर कमेटी दिल्ली में बैठी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोर कमेटी कश्मीर में बैठी है, वो मिलेगी। हम नहीं बनाते हैं, लेकिन हम सवाल पूछने का हमारा हक तो है ना। देखिए तो ऐसे चिढ़ क्यों रहे आप? देखिए मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये एज ए स्पोक्स पर्सन या उससे कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हमारे पैनल में बैठा या बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बैठा, हम थोड़ी बना सकते। लेकिन ये है कि वो आपस में होगा, जैसी जो आएगा वो आपके सामने होगा, आया होगा, लेकिन अलायंस मजबूत है। ठीक है, ठीक है, तथ्यों से अवगत नहीं आप। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को मिला ग्लोबल मार्केट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है सुनिश्चित। इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ में 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ब्रेक के बाद राज धर्मेंद्र फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हरियाणा चुनाव के मद्देनजर तो देश की राजनीति में एक नए नैरेटिव की बात हो रही है।
जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां लगातार कांग्रेस को घेर रही हैं और बीजेपी तो लगातार हमला कर ही रही है, तो कांग्रेस के लिए थोड़ा सा समय नाजुक आ गया है। अचानक से बहुत कुछ बदल गया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। प्रदीप सिंह जी हैं, नेता बीजेपी के, एडवोकेट मुजामिल शाह जी हैं, नेता कांग्रेस के जो कश्मीर से आते हैं, और मसरत अहमद मलिक है, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कश्मीर के ही हैं। मत्सिम प्रभाकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप सिंह जी, जो बातें हो रही हैं चुनाव के मद्देनजर, आपको लगता है कि नैरेटिव जो संविधान खतरे में, लोकतंत्र वाला जो है, वो कुछ खत्म करने में आसानी मिली है, या एक बार फिर उसका दबाव रहेगा बीजेपी पे? क्योंकि पिछले दौरान हमने देखा है लोकसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी की सीटें घट गई थी और सहयोगी दल की मदद से सरकार बनी, तो लगातार हमला किया गया कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, और इसके कारण जो है हम बीजेपी की सरकार गिरा देंगे। तो ये जो दबाव है कहीं ना कहीं कम हुआ है और महाराष्ट्र के चुनाव में उसका असर दिखेगा? सर देखिए, निश्चय ही अगर ऐसी बात ना होती तो हरियाणा की जनता जो है ये अप्रत्याशित निर्णय नहीं देती। आप बताइए, इनके एरोगेंस को आप देखिए, इनकी कार्यशैली को देखिए, इनके जो है बर्ताव को देखिए, उससे साफ पता चलता है कि इनकी नीयत और इनकी कितना अंतर है। कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस की जो बातें हैं, किस प्रकार से वो करते हैं और किस प्रकार से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और आप बताइए, कौन सा संविधान खतरे में आ गया था? इतना आसान है क्या संविधान को बदलना या संविधान को ले आना? क्या सदन के बाहर भी संविधान बदला जा सकता है क्या? क्या इस देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी कमजोर हैं कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएंगी? आप बताइए, ये लोग कौन से संविधान और कौन से नागरिक शास्त्र की पढ़ाई पढ़ करके इस प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे? शायद इनको अब एहसास हो गया होगा कि जो गंभीर राजनीति है, जो भारत की परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो इनके भ्रम के जाल में एक बार तो फंस सकती है, लेकिन काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। आप बताइए, एक गठबंधन का धर्म होता है और गठबंधन के धर्म में ऐसा माना जाता है कि अगर विरोधाभास है तो वह आंतरिक होने चाहिए, वो सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या आपस में मजाक कर रहे हैं, या यूं कहा जाए कि आप बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी दलों में एक मत्ता नहीं है। आप एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो आप बताइए, क्या हम महाराष्ट्र में जोश में न रहें? हमने तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, हमने अच्छे काम गिनाए हैं, हमने जनता को कन्विंस किया कि हमने जो काम किया और हम जो काम करेंगे वो अच्छे होंगे, तभी तो जनता ने हमें दोबारा चुना है। अब झारखंड में देखिए क्या स्थिति है, कांग्रेस की गठबंधन की सरकारें वहां पे भी हैं। लेकिन लगातार जो बयान अभी आए हैं आज जो है सहयोगी दलों के, जैसे यूपी में उपचुनाव में कांग्रेस को अब सीटें देने को तैयार नहीं समझ रही पार्टी, इसी तरह टीएमसी के साकेत गोखले कह रहे हैं बहुत अक्खड़ है कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार की जो नेता हैं सुप्रिया सूले कह रही हैं ये तो बहुत ही हैरान करने वाला मामला है। उद्धव ठाकरे का गुट सामना में लिख रहा है, जो उनका मुखपत्र है, कह रहे हैं कि हार को जीत में कैसे बदला जाता है ये कोई कांग्रेस सीखे। ये तमाम जो दबाव हैं ये बताते हैं कि कांग्रेस अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव में आई है। तो इसका फायदा बीजेपी किस तरह से उठाएगी? अब एक कार्टर बेस्ड पार्टी है, प्रत्येक नेता हमारा एक कार्यकर्ता है, प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है, और चाहे वो बड़ा नेता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, सब जब अपने दायित्वों का निर्वहन सत्यनिष्ठा से करते हैं। और उससे भी पहले हमारे लिए देश प्रथम है। हमारी नीतियां, हमारे वक्तव्य कोई ऐसी बात नहीं होती। आप बताइए, बांटने की बात कर रहे हैं, एक सीधा सा सवाल है, कितने बम फूटे 2014 के बाद से? और 2004 और 14 के बीच में सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना किस प्रकार से था? माताएं बहनें बाहर निकलने से पहले सोचती थी कि कहाँ बम फटेगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे याद है वर्ष 2001 से मैं दिल्ली में आया था अपना स्नातक करके, और 2004 और 2014 के बीच में कितने बम फुटे उसका एहसास है मुझे। और 2014 के बाद से अभी की क्या स्थिति है? तो क्या ये बात मैं अपनी वोटरों को, अपनी जनता को नहीं बताऊंगा? ये बताने में कौन सा अपराध मैं कर रहा हूँ, कौन सा मैं कानून तोड़ रहा हूँ? आप बताइए, जातिवादी बातें आप करते हैं और जब एक सामान्य कसौटी पे कसा जाए तो आपकी जो फेवरेबल जो है ना तुष्टिगुण की जो बातें जब सार्वजनिक होती हैं तो आपको कष्ट होना शुरू हो जाता है। उसको लॉजिकल काउंटर करने की अपेक्षा आप उस पर गैर तार्किक बातें करते हैं। सबसे पुरानी पार्टी है, देश के हर कोने में आपका प्रेजेंस है, फिर भी आपकी ये दशा है। 50 का आंकड़ा आपने पार किया पिछले 2 चुनाव में, 99 आप आए, वो भी 100 नहीं आए, लेकिन प्रचारित किस प्रकार से किया गया?
कि आप सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े समझदार आप हैं और आपसे ज्यादा समझदार कुछ नहीं है। चलिए ये बातें एक बार के लिए भ्रामक हो सकती है, लेकिन जनता तो इतनी शास्त्र जनता इस देश की, क्या वो मूर्ख है क्या? ठीक है, तो निश्चित तौर पे हमें झारखंड और महाराष्ट्र में हम इसी बात को रखेंगे जनता के सामने। ठीक है मुजामिल शाह जी, बार बार ये सहयोगी दलों ने दबाव बनाया, आज बयान आपने सुने होंगे, और एक आंकड़ा भी मैं आपको सामने रखना चाहता हूं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ सीटों के तालमेल की बात अगर सिरे चढ़ जाती तो कम से कम 5 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस ने इतने अंतर से हारी हैं जितना वोट आम आदमी पार्टी को मिला है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, असंध एक सीट है जहां आम आदमी पार्टी को 4290 वोट मिले और कांग्रेस वहां केवल 2306 वोट से हारी। ऊंचाना कला, वहां पे आम आदमी पार्टी को 2495 वोट मिले और कांग्रेस केवल 32 वोट से हारी। डबवाली एक सीट है जहां आम आदमी पार्टी को 6606 वोट मिले और 610 वोटों से केवल हार हुई। रनिया एक सीट है जहां आम आदमी पार्टी को 4697 वोट मिले और हार केवल 4191 वोट से हुई। यानी ये बताता है कहीं ना कहीं राजनीतिक चूक हुई। अगर आम आदमी पार्टी को सीटें मिल जाती तो ये जो सीटें हैं ये सीधे सीधे कांग्रेस के खाते में जाती और आज जो है हालात पूरी तरह बदल चुके होते। अगर 5 सीटें भी हम मान लें, 40 सीटें भी कांग्रेस की आती तो बीजेपी की कम से कम 10 सीटें कम हो जाती। तो मुजामिल साहब जो है, यही परिप्रेक्ष्य आप जम्मू में, खासतौर से आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो वहां भी कुछ इस तरह की रणनीति जो है जम्मू में फलीभूत नहीं हुई। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं चूक तो हुई है और दबाव अब बहुत ज्यादा कांग्रेस के ऊपर आ गया? ये वैसी बात नहीं है। देखिए, जम्मू में मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि हमने जितनी भी यहाँ पे सीट शेयरिंग की है वो सोच समझ के ही की है। जो कांग्रेस का स्ट्रांग एरिया था वो हमने कांग्रेस को दिया और जो एनसी का स्ट्रांग एरिया था उनको दिया हमने। रही बात फिर अभी अब अगर आप देखेंगे पीडीपी, वो तो कहीं सीन में नजर ही नहीं थी, तब भी नहीं थी, अभी भी आपने देखे आंकड़े आ गए हैं सामने, उनकी क्या हालत है। तो बाकी सभी पार्टियों की भी वही हालत है। बुखारी साहब, इंजीनियर रशीद साहब जो कि बहुत बड़े मतलब भाषण दे रहे थे कि हम इतनी सीटें लेंगे, उतनी लेंगे। ये सब जो कामयाबी है अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, खास करके कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में, यहाँ पे राहुल जी का बहुत बड़ा एक माहौल बन चुका है। उसके फेस के ऊपर यहाँ पे वोटिंग हुई, हक में भी हुई या कांग्रेस के हक में भी हुई। मैंने देखा, मैं हर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया, हर किसी जिले में मैं गया, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में गया, उधर पे मैंने देखा वहां पे लोग राहुल जी की तारीफ कर रहे थे, राहुल जी के बारे में बोल रहे थे कि अगर हमें अभी इस मुसीबत से कोई निकाल सकता है वो एक ही एक लीडर है, वो राहुल जी है। तो अभी एनसी के साथ हमने अलायंस किया, सीट शेयरिंग की, हुकूमत बनाई, तो उसका मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा श्रेय जाता है राहुल जी को, और उसके बाद हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को और उमर साहब को। इन 3 लीडरों को जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की, और फिर हमारे मीर साहब और करा साहब को, उनको भी बहुत मतलब उन्होंने भी बहुत मेहनत ग्राउंड पे की या जुद्दोजहद की, वो कांग्रेस का हो या। लेकिन मुजामिल शाह जी, जो एनसी ने आपके साथ गठबंधन किया था तो एनसी मान के चल रही थी कि जम्मू में जो है आप मजबूत होंगे, वहाँ का जो समीकरण है, जो सियासी रणनीति है, वहाँ बीजेपी से आप लड़ पाएंगे और उसको कम से कम आधी सीटें दिला पाएंगे। एनसी घाटी में तो वैसे पहले से ही मजबूत है और वहाँ वैसे बीजेपी कोई बहुत ज़्यादा कुछ वोट है नहीं, और जैसा हमने देख भी लिया चुनाव नतीजों में 0 सीट आई, उसको जो है उसको कोई समर्थन मिलने वाला था नहीं। तो घाटी की लड़ाई तो वैसे ही जीती भी थी आप लोगों की, लेकिन असली लड़ाई जम्मू की थी, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाह रही थी, जो बयानों में जाहिर भी हो रहा है कि आप लोग मजबूती से लड़ें, वहां पे आपकी रणनीति चुकी है। देखिए, एक बात मैं आपसे कहता हूं, इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले या इलेक्शन के दौरान ऐसा हमने कभी भी नहीं सोचा कि हमने वादी की सीट जीती हुई है, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन था, बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन था। लोगों को निकालना, इतने 10 साल के बाद निकले बहुत सारे वोट डालने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत, अगर आप अर्बन एरियाज में देखेंगे वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है, वहां पे लोग निकलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी वो निकले। इस उम्मीद से निकले कि हमारा जो नेता है वो राहुल जी है, सामने राहुल जी को वोट डालना है। 10 साल के, पिछले 10 साल की जो मुसीबत है
जो यहाँ पे आ पड़ी थी मुसीबत अनएम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पे जो स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, 4-4 हजार के बिल्स आ रहे हैं उसके ऊपर, और यहाँ पे जो महंगाई, इतनी आग छूती हुई महंगाई, उसके ऊपर, तो लोगों का जो रुझान था, लोगों का जो मतलब जोश था, वो ऐसा था कि हम बीजेपी के अगेंस्ट वोट थे। अभी आप जम्मू डिवीजन की अगर आप बात करें, जम्मू डिवीजन में मैंने आपसे कहा चूक कहाँ पे हुई, उस पे हम बैठेंगे, उस पे देखना पड़ेगा। रणनीति ऐसी नहीं रहेगी आगे आने वाले इलेक्शनों में। यहाँ पे अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन होने वाले हैं, मेरे हिसाब से उनमें वो रणनीतियां नहीं रहेंगी, या अपकमिंग इलेक्शन जो भी होंगे इन फ्यूचर, तो रणनीति चेंज होगी ही। यही रणनीति नहीं रहेगी, उस वक्त हमें देखना पड़ेगा चूक कहाँ पे हुई है, कैसे चूक हुई। तो सरकार में आप लोग आ रहे हैं तो डिप्टी सीएम की मांग की जा रही है, क्या ये ऐसे ही की जा रही है जोरदार तरीके से? नहीं, देखिए अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सुनने को आया है। ये आप मेरे हिसाब से सूत्रों के ही हवाले से आपने सुना होगा। अभी बैठेंगे, अभी इस पे मशवरा होगा, तो देखते हैं कैसे मतलब हमारे सीनियर लीडर्स बैठेंगे, करा साहब बैठेंगे, हमारे इंचार्ज यहाँ पे है सोलंकी साहब, वो लोग बैठेंगे, उसके बाद उस पर डिस्कशन। ठीक है। मसरत अहमद मलिक जी, कब शपथ ग्रहण कब है सरकार का? मसरत अहमद मलिक, आपको आवाज आ रही है? लगता है वो हमारे साथ, हमारे बीच नहीं है आवाज उनकी। मत्स्येंद्र प्रभाकर जी, जो आपने सुना होगा, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी ये बात उठाई, कांग्रेस जो है वो रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं चूक जा रही है। हालांकि सीधी लड़ाई में उसका वोट बढ़ा है हरियाणा में, और जो है घाटी में भी उसको अच्छी सीटें मिली हैं, जो जितनी उसे लड़ी लगभग जीती। जम्मू एरिया में वो बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, मतलब बहुत बुरा कर पाई। तो प्रधानमंत्री मोदी इसी पे हमला कर रहे हैं बार बार। आज उन्होंने ये बात उठाई, उन्होंने कहा देखिए जम्मू में कांग्रेस हार गई, हरियाणा में हार गई, केवल कश्मीर घाटी में जीती है। यानी वो जताना चाह रहे थे कि एक समुदाय विशेष के वोटों के दम पर ही कांग्रेस राजनीति कर रही है, और कई जातियों को जो है वो बांटना चाहती है। ये आरोप आपको लगता है इस पर दम है, या केवल ये चुनावी चुनाव जीतने के लिए जो है ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं ऐसी बात? मैं पहले बात तो इसे आरोप के रूप में नहीं देखता, एक तथ्य के रूप में है। आज देश में एक ऐसा वर्ग बन गया है जो कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रहा है खुले रूप से, जहां पर उसे किसी अन्य दल का कोई ऐसा सहारा नहीं है या जो उससे कोई आशा नहीं है, तो वो देखता है कांग्रेस को, और कांग्रेस को वो इसलिए करता है कि उसको भाजपा से के प्रति जो प्रतिपक्षी दलों ने जिस प्रकार की नफरत उसके मन में पैदा कर दी है, जबकि भाजपा की उस प्रकार की नीतियां नहीं है। भाजपा तो सबको साथ लेकर के सबके साथ सबके हित में काम करना चाहती है, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों में एक भी ऐसी नीति नहीं रही है जो किसी एक वर्ग विशेष के लिए रही हो, किसी एक जाति विशेष के लिए रही हो। राष्ट्र में सभी लोगों के लिए समान रूप से वो नीतियां रही, और मैं तो कई ऐसे क्षेत्रों का जिक्र कर सकता हूं जहां उस वर्ग ने, जिसको अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है, उस वर्ग के लोगों ने ज्यादा लाभ उठाया है, उनको ज्यादा तुलनात्मक लिहाज से लाभ उसका मिला। वही नहीं, लेकिन उनके मन में ऐसी नफरत है, वो भावना है कि वो इसके बावजूद लाभ सारे प्राप्त करके भी वो भारतीय जनता पार्टी का तन से मन से कभी समर्थन करने के पक्ष में नहीं है, इसलिए कि उनके मन में जो आशंका घुसेड़ दी गई है, वो आशंका बार बार जो है दोहराई जाती है, और उसी आशंका के चलते जो है वो भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं करते। मैं किसी जाति विशेष का उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन संकेत आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार की बातें हैं, और इसी आधार पर देश की संरचना हमारे की गई। देश की संरचना जिस हिसाब से की गई, तब ठीक है भारतीय जनता पार्टी इस रूप में नहीं थी, भारतीय जनसंघ इस रूप में नहीं था, उस समय था भारतीय जनसंघ की भी स्थापना दूसरे रूप में हुई, लेकिन जो इन दलों का के पूर्ववर्ती नेता थे, तत्कालीन नेता थे, उन लोगों की बातों को कहीं तवज्जो नहीं दी गई, कहीं प्राथमिकता नहीं दी गई,
कहीं राष्ट्र को के निर्माण में नहीं किया गया और देश को एक वर्ग विशेष के सोच के हिसाब से चलाने की कोशिश की गई। वही देश की शिक्षा पद्धति में किया गया, वही देश की जातीय व्यवस्था में किया गया। आज जिसको प्रतिपक्ष तंत्र कह रहा है, यानी प्रणाली में भी उसे घुसेड़ने की कोशिश की गई और उसके परिणाम आज यहाँ इस रूप में आए हैं। लेकिन अब देश ने बखूबी समझ लिया है कि देश चल सकता है, भारत चलेगा तो केवल सनातन के आधार पर चलेगा, सनातन की नीतियों के आधार पर चलेगा और यह सनातन की नीतियां सर्वसमावेशी हैं, सभी को आकर्षित करती हैं, सभी को एक साथ ठीक है, चलना चाहती ठीक है मसेन जी, जो है ठीक है, आते हैं इसमें। मसरा अहमद साहब, आपको आवाज आ रही है? मसरत अहमद साहब, आवाज आ रही है आपको? जी सर। हाँ, मैं जानना चाह रहा था कि सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा? उमर अब्दुल्ला साहब कब शपथ ले रहे हैं? बस हम भी इंतजार करते हैं, जल्दी होगा। जिस टाइम होगा आपको भी जो है सुबह पता चल जाएगा। लगता है लगभग कि जल्दी होगा, क्योंकि अभी खुशी का माहौल है। प्रेसिडेंट साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो तमाम जो लीडर हैं वो इन लोगों ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत दी है, जो लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया है उन लोगों का जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जैसे ही ये होगा तो फिर जैसी सरकार का जो भी होगा वो आपको उसी दिन पता चल जाएगा। ठीक है, जो तमाम जो सरकार बनेगी अब उसके सामने चुनौतियां बहुत तगड़ी होने वाली हैं, क्योंकि सरकार के पास इस समय उतने अधिकार नहीं होंगे जो पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने सरकार चलाई। और अब जो है चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है फिलहाल, तो जब तक उसको स्टेटहुड नहीं मिलता है तो बीजेपी अब इतनी आसानी से स्टेटहुड आपको लगता है दे देगी, या उमर अब्दुल्ला साहब इसीलिए शायद मोदी साहब के साथ जो है थोड़ा सा नरमी से पेश आ रहे हैं कि स्टेटहुड वापस लेना है? देखिए, नरमी जिस तरीके से, मैंने फिर ये कहूंगा कि नरमी हमारे दिलों में नरमी नहीं है, बाकी हमारे अल्फाजों में नरमी है। बाकी हमारी नरमी जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, दिलखुश जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो अच्छा सोचेगा उसके लिए हमें नरमी भी है और उसके लिए हमें दिल से मोहब्बत है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लिए गलत सोचेगा, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए गलत सोचेगा, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेरोजगारी की ओर लेके जाएगा, उनके लिए हमारी नरमी नहीं है। जिस तरीके से आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है दिलखसूस जम्मू खिते के अंदर मैं कहूँगा, जम्मू खिते के अंदर जो है इन्होंने जो है बेरोजगारी जो है पीक पे रखी थी और कश्मीर के अंदर जो है बेरोजगारी जो है पीक पे हुई थी। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू कश्मीर की भला व बहबूद के लिए, जम्मू कश्मीर की शनाख्त के लिए, जम्मू कश्मीर की पहचान के लिए फिर से जो है नेशनल जो है एक बार जो है सरकार जो है इंशाल्लाह जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाने जा रही है। और चुनौतियां बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, चुनौतियां हैं, लेकिन दुनिया जो है उम्मीद पे खड़ी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर की रीजनल मजबूत पार्टी है, लड़ेगी और जम्मू कश्मीर के हर नौजवान के लिए, जम्मू कश्मीर के हर तबके के लिए, मजलूम तबका हो, नौजवान तबका हो। बिल्कुल मसरत साहब, आप लड़ेंगे तो चुनाव में आप कई बार कह चुके हैं, ये चुनावी भाषण नहीं है, हम तो तथ्य पे बात कर रहे हैं। तथ्य ये है कि जम्मू कश्मीर आज की तारीख में केंद्र शासित प्रदेश है और उसको हर चीज जो है जो भी कानून जैसे दिल्ली में होता है, अरविंद केजरीवाल परेशान रहते हैं, उनको कुछ भी कोई बनाते हैं तो उनको एलजी से पास कराना होता है, एलजी साहब से। तो ये इस समय यहाँ भी करना होगा। तो ये टसल की राजनीति भी आपको लगता है आगे जो है उसके लिए भी तैयार है आपकी पार्टी, जो है जो एलजी साहब के साथ बहुत से मुद्दों को लेकर आने वाले हो सकती है? देखिए, बिल्कुल चुनौतियां बिल्कुल है और हम जम्मू कश्मीर जो है सबसे पहले जो हमारी पहली चुनौती है वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड जो बेहाल होना चाहिए और जो वेलफेयर स्टेट को डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी में बनाया गया, इसको यूनियन टेरिटरी से हटाकर स्टेट जो है का दर्जा दिया जाएगा। ये हमसे बड़ी चुनौती रहेगी और हमें उम्मीद है कि हमें जो है ये भाजपा जिन्होंने पार्लियामेंट ऑन फ्लोर कहा है, भाजपा के उन्होंने ऑन फ्लोर कहा है कि हमें जो इलेक्शन के टाइम के बाद जो हम स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस देंगे। हमें उम्मीद है कि वो वापस देंगे और ये उम्मीद दुनिया उम्मीद पे कायम है। अगर नहीं दिया जाएगा तो हम हिंदुस्तान की उच्च अदालत पे जाएंगे और हमें यकीन है अपनी अदालत पर, जिन्होंने अदालत से हमें जो है ये इलेक्शन करवाए हैं, तो हमें उम्मीद है उस अदालत से अपने कानून पे कि वो जरूर जो है यहाँ पे स्टेटहुड भी वापस देगी। ठीक है प्रदीप सिंह जी, आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो कहेंगे, लेकिन स्टेटहुड की बात पर अमित शाह जी ने वादा किया था चुनाव में कि हम स्टेटहुड लौटाएंगे और ये कई बार कहा भी था कि कांग्रेस कैसे वादा कर रही है, कांग्रेस तो लौटा सकती नहीं है, हम ही लौटा सकते हैं क्योंकि हम सरकार में हैं। तो आपको अब लौटा देना चाहिए, जो आपने वादा निभाने का टाइम आ गया है। देखिए, निश्चित तौर पे आप ये बताइए कि जब से एब्रोगेशन हुआ 370 का,
क्या केंद्र में कोई ऐसी बात कभी आपके सुनने या आपके विशेष इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को कुछ ऐसा पता चला कि वर्तमान में जो सरकार है उसने कोई भेदभाव किया हो, जो दूसरे राज्यों को योजनाएं भेजी जाती हैं या जो प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं, जो विकास कार्यों में जो लगता है, क्या वो कश्मीर उनसे कहीं से भी पीछे रहा किसी भी बात को लेकर के? आप बताइए। लेकिन वो कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, ड्रग्स का रैकेट है। फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान है, बहुत तलखत का बयान है, उन्होंने ये सब दूर करना है। 370 हटा, 370 की जो वापसी चाहते हैं वो नहीं, वापस चाहने और असलियत किए गए थे उसको निश्चित तौर पे निभाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई अन्य सरकारें नहीं है कि जो है अपनी मर्जी से चलें। यहाँ संविधान है और संविधान सर्वोपरि है देश के लिए, तो सारे काम संवैधानिक तरीके से होंगे। लेकिन ये फिर वही है ना कि देखिए, इंडी गठबंधन में एक भ्रम फैलाना उनकी जो है ना डीएनए का हिस्सा हो गया है। आप बताइए, आप कोई ऐसा तर्क ऐसा है जो इस बात को करे कि भाई स्टेटहुड वापस नहीं आ सकता? आप बताइए। या केंद्र ने कोई भेदभाव किया हो? 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे, तो क्या वहां के लोकल लोग जो लोकल व्यवस्था है, क्या उसमें वो ऐड नहीं कर रहे हैं? क्या बाहर कई लोग आ रहे हैं, सारा पैसा अपने में ही खर्च करना और चले जा रहे हैं? ये तो निरी जो है अज्ञानता भरी बातें हैं, ये कोई व्यावहारिक बातें नहीं है। आज बताइए 30 वर्षों में क्या क्या दुर्गति हुई। आज कश्मीर के बच्चे जो बाहर जाते हैं नौकरियां खोजने के लिए, अगर उनको घर में रोजगार मिल रहा है तो इससे तकलीफ किसको है? और मैं एक बात और कहना चाहता था कि अभी जो स्थिति है और पूर्व में जो स्थिति है उसमें अंतर बस इतना ही है कि पहले जो 4-5 घराने थे उन्हीं के पास सारे पैसे रह जाते थे। अब कम से कम देश के राज्य के प्रत्येक नागरिक को उसका लाभ मिलेगा। ये जो बंदरबाट होती थी वो नहीं होगी। असल तकलीफ उस बात की है और मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं मैं। लेकिन दिल्ली जैसे हालात हो जाएंगे प्रदीप जी, क्योंकि दिल्ली में जो टसल चलती रहती सरकार के साथ और एलजी साहब के साथ, वो कश्मीर में चलेगी। रोज खबरें आएंगी। आज उन्होंने ये कहा था, एलजी ने मना कर दिया। जी देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके की बातें करते हैं, दिल्ली जो है कई हिस्सों में बटी है। दिल्ली कैंट का इलाका, नई दिल्ली का इलाका और दिल्ली दूसरी MCD, NDMC और दिल्ली कैंट, ये 3 अलग अलग इलाके हैं। वो तो भ्रामक बात करने के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा चुनाव से पहले बोलते थे कि हम जो है किंग मेकर होंगे, जमानत जब्त हो गई उनकी, और आंकड़े तो आपने भी प्रस्तुत किए। तो जो प्रक्रिया है, जो ये इस पार्टी के जो नेता बोलते हैं, वो जो संवैधानिक कसौटी पे कसी जाती है, वो इन दोनों बातों में बहुत अंतर होता है जी। आप बताइए, दिल्ली शहर है और कश्मीर पूर्व में अभी केंद्र शासित है, लेकिन हमने वादा किया है कि वो स्टेटहुड में वापस जाएगा। ठीक है। मुजामिल साहब जो कह रहे हैं कि स्टेटहुड वापस लौटा देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, हमने बहुत पैसा दिया, 2 करोड़ टूरिस्ट आए, रोजगार बढ़ा है, आप लोग ऐसे ही जो है हवा में सब आरोप लगाते हैं। देखिए, इनको हवाबाजी का बहुत शौक है। मोदी जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बहुत हवाबाजी का शौक है। वो भी बहुत सारी बातें ऑन पेपर्स तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे, ये बोल रहे हैं कि हमने रोजगार वहां पे जनरेट किया है। कहाँ पे आपने जनरेट किया? रही बात टूरिस्टों की, टूरिस्ट इससे पहले भी यहाँ पे आते थे। यहाँ पे किसी को ये नहीं था। अभी इन्होंने जो यात्रा, जो अमरनाथ यात्रा के लिए आए हैं, ये उनको भी गिन रहे हैं उनमें, टूरिस्ट लोगों में। तो वो उससे पहले भी यहाँ पे आते थे। अभी खाली इतना ये है कि नेशनल मीडिया जो था वो पहले इतना दिखाता नहीं था कश्मीर का। कश्मीर में इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, कितनी सारी जगह है यहाँ पे। अभी जो इन्होंने जो भी बात कही वो बेबुनियाद है, बहुत ही गलत है। ग्राउंड रियलिटी पे इनका कुछ भी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी पे बीजेपी ने तबाही मचा दी है। अगर इनको स्टेटहुड देना है, ये किस लिए फिर रुक रहे हैं? स्टेटहुड नहीं दे रहे हैं। बात क्या है? अगर इनको देना है, कल भी देना है, आज भी देना है, तो आज क्यों नहीं देंगे, कल क्यों देंगे? किस चीज के लिए ये लोग पहल कर रहे हैं? आपको मैं एक चीज सुनाता हूं। देखिए, यहाँ पे जो इन्होंने दिया है डिसीजन, इन्होंने सीएम के लिए पावर्स, कौन कौन से लॉज है, म्युनिसिपल लॉज है, पंचायत राज लॉज है, एजुकेशन लॉज है, हेल्थ लॉ है, एग्रीकल्चर लॉ है, टूरिज्म है, ट्रांसपोर्ट है, लेबर लॉज है, सोशल वेलफेयर लॉ है। और उसके बाद जो आपको बचेगा, जो सीएम के पास पावर्स नहीं है, टैक्सेशन है, डिफेंस एंड मिलिट्री है, फॉरेन पॉलिसीज है, नेशनल सिक्योरिटी है, और सिटीजनशिप लॉज है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉज है, लॉज रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरी वो भी नहीं है, लॉज रिलेटेड टू सेंटर एंड स्टेट। अभी देखिए, पुलिस का भी इन्होंने गवर्नर के साथ ही रखा है, अपने पास ही रखा है। लैंड रेवेन्यू भी अपने पास ही रखा हुआ है।
इलेक्ट्रिसिटी लॉज भी अपने पास ही रखे हुए हैं, वाटर रिसोर्सेज भी अपने पास ही रखे हैं। अभी बताइए ये लोग करना क्या चाहते हैं? अगर ये सभी अगर इन्होंने रेवेन्यू भी अपने पास, लैंड लॉज भी अपने पास रखे हैं, किस लिए इन्होंने? ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं, जाओ सुन लीजिए। प्रदीप जी बोलिए, थोड़ा संक्षेप में, जरा समय कम बचा है। ये भाई साहब बता रहे थे कि सब अपने पास रखे हैं, तो क्या ये ऐसा मानते हैं क्या कि जो अपने पास रखे हैं उस पर काम नहीं होगा या काम एकदम बंद रहेगा, डिपार्टमेंट क्लोज हो जाएगा? अरे भाई साहब, वो जो डिपार्टमेंट है उनके बिना कोई गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर सकती। तो आपको अगर इतना शौक है तो थोड़े वक्त इंतजार कर लीजिए, आपके पास पहुंचेंगी सारी चीजें। अरे डेमोक्रेसी है यार, ये कोई अगर आप ऐसा मानते हो कि उन डिपार्टमेंट पे ताला लगा रहेगा या कोई काम नहीं होगा, तो मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा करेंगे, ये किस लिए कर रहे हैं? इनको अदानी जी को देना है यहाँ पे जमीन, इसीलिए ये अंबानी को देना है, अपने दोस्तों को देना है जमीन। लेकिन प्रदीप जी अब जनता के प्रतिनिधि आ गए हैं, 90 प्रतिनिधि आ गए हैं। फारूक साहब ने भी आज कहा है उनको दे देना चाहिए। अब कितना अच्छा होता कि सरकार बनने से पहले स्टेट वापस लौटा दिया है। अरे तो सर, सरकार का फॉर्मेशन तो हो जाने दीजिए, ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, किसको दे दें? जीरो पे दे दें किसी को, आखिर मुख्यमंत्री होगा, बनेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बीजेपी वादा कर रही है जल्दी स्टेट लौटा देगी और जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो एक बार फिर से बहुत अच्छे हो जाएंगे। जहां तक देश की राजनीति की बात है, तमाम जो है समीकरण बदल रहे हैं और बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। तो राष्ट्र धर्म में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।